नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 5 दिसंबर, तो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। ओमिक्रॉन, जी हाँ, ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें जनवरी में आएगी कोविड-19 की तीसरी लहर। फरवरी में 1.5 लाख डेली केसेस पर बनेगा पीक। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है ओमिक्रॉन को लेकर, खतरनाक तरीके से सिचुएशन। दूसरी बड़ी अपडेट भारत में ही बनेगी है कि 203 राइफल्स रूस के साथ ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी, अमेठी में होगी फैक्ट्री। तीसरी बड़ी अपडेट, समिट फॉर डेमोक्रेसी से चिढ़ा चाइना। दरअसल तानाशाही करने वाले ड्रैगन ने यूएस लोकतंत्र पर उठाए सवाल, खुद की तारीफों के बांधे पुल। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं धमाकों से दहला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। जी हाँ, शहरों के ताइमानी स्ट्रीट पर हुआ ब्लास्ट। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार बम ब्लास्ट हो रहे हैं अफगानिस्तान में। वहीं भारत और रशिया, भारत रूस के दौरे पे आ रहे हैं। भारत के दौरे पे रशिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूसी राजदूत कुसादेव ने बताई दौरे की अहमियत। कहा 10 बड़ी डील होने जा रही है, नए युग का होगा शुरुआत। तो दोस्तों एक एक करके आपको बताएंगे। जहाँ पे एर्दोगान की जिद के कारण तुर्की पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लीरा मुद्रा जो है वो पूरा गिर चुका है। हाहाकार तुर्की में मच चुका है। इमरान खान दूसरे देशों के लोगों को पीट पीट कर मरवा रहा है। उसके यहाँ भी एक तरीके से हालत खराब हो चुकी है। सब कुछ खबरें जानेंगे। मिडिल ईस्ट में यूएई ने फ्रांस से 80 राफेल खरीदने का ऐलान किया। इस विशाल काय समझौते से खाड़ी देशों में बिगड़ा शक्ति संतुलन, डरने लगे छोटे बड़े देश। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप जय हिंद वंदे मातरम लिखना मत भूलेगा। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ओमिक्रॉन पर। आईआईटी का पहला डेटा एनालिसिस शुरू हुआ। जनवरी में आएगी कोविड-19 की तीसरी लहर। फरवरी में 1.5 लाख डेली केसेस पर बनेंगे पीक। जी हाँ दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में केस आने के बाद से कोरोना वायरस की तीसरी लहर नए साल की शुरुआत यानी जनवरी 2022 में आएगी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट पर किए गए डेटा एनालिसिस में ये तथ्य सामने आए हैं। देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रोफेसर अग्रवाल का कोरोना को लेकर नया डेटा एनालिसिस की काफ़ी सुर्खियों में रहा है। प्रोफेसर अग्रवाल के अनुसार नाइट कर्फ्यू, भीड़ लगाने पर प्रतिबंध से ही केस की संख्या में कमी आएगी। दुनिया भर में फैल रहे खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका पर मणिंद्र ने साउथ अफ्रीका से लेकर बाकी देशों के डेटा के स्टडी किया है और भारत को लेकर अहम विश्लेषण निकाले हैं। इसको लेकर आपको बता दें, मणिंद्र अग्रवाल जो कि एक आईआईटी प्रोफेशनलिस्ट हैं और उनका कहना है कि फिलहाल जो कोविड-19 ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट है, तीसरी लहर जो है वो जनवरी में आएगी और फरवरी में 1.5 लाख डेली केसेस पर पीक बन के तबाही मचाएगी। दूसरी बड़ी अपडेट अगली निकल के आ रही है। भारत में ही बनेगी एक 203 राइफल्स, रूस से आएंगे ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी, अमेठी में होगी फैक्ट्री। दोस्तों अमेठी में फैक्ट्री तो है लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हो रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी पहले ही इसकी नींव रख चुके थे। अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोनों देशों के बीच डील क्लियर हो चुकी है और उपक्रम तहत 5 लाख से अधिक के 203 राइफलों का निर्माण होगा। ये भारत और रूस का साझा कदम है जिसे भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। दरअसल तमाम देरी के बाद भी भारत अब AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू हो जाएगा और ये रूस के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने कोरवा, अमेठी, यूपी में 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन की योजना को मंजूरी दे दी है। सेना में छोटे हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए राइफल्स का घरेलू निर्माण महत्वपूर्ण है और ये पुरानी इंसास राइफल की जगह लेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। समिट फॉर डेमोक्रेसी से चिढ़ा चाइना। तानाशाही करने वाले ड्रैगन ने यूएस लोकतंत्र पर उठाए सवाल, खुद की तारीफों के बांधे पुल। दोस्तों चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होने जा रहे वैश्विक लोकतंत्र सम्मेलन की बड़ी आलोचना की। चीन ने अमेरिकी लोकतंत्र पर सवाल उठाए जबकि अपनी शासन प्रणाली के गुणों की प्रशंसा की। पार्टी पदाधिकारियों ने सवाल किया, एक ध्रुवीकृत देश दूसरे को व्याख्यान कैसे दे सकता है। उन्होंने कहा है कि दूसरों को पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल की नकल करने के लिए मजबूर करने का प्रयास बुरी तरीके से विफल हुआ है। यानी समिट फॉर डेमोक्रेसी से चाइना पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ है क्योंकि चाइना को इसमें इनवाइट नहीं किया गया है और तानाशाह चाइना इसको अब डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। अगली अपडेट, आतंकिस्तान तालिबान अफगानिस्तान में हो रही है जमकर हमले। काबुल में फिर से कल बम ब्लास्ट, कई मारे गए।
दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल एक बार फिर से ज़बरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका शहर के ताइमानी स्ट्रीट पर हुआ है और इससे पहले गुरुवार को भी काबुल में धमाका हुआ था। इस धमाके में फिलहाल गुरुवार में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन कल जो धमाका हुआ इसमें कुछ के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जो समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा है कि विस्फोटक सड़क के किनारे एक बम में रखे होने के कारण हुआ था और इसको लेकर पूरी जानकारी ली जा रही है, लेकिन कई घायल होने की खबर निकल के आ रही है। एक दो मारे जाने की भी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इससे पहले जो है ताबड़तोड़ कई बार, जब से खास करके तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, कई बार हमले हुए हैं, कई बार बम धमाके हुए। अगली अपडेट, इजराइल का सीक्रेट ऑपरेशन, ईरान के वैज्ञानिकों से ही उड़वा दिया था उनका सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्र। 18 महीने में दिया गया था अंजाम। दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के एक इजराइल की मोसाद ने इसी साल ईरान में एक खुफिया मिशन को अंजाम दिया था। इस मिशन के तहत उसने अप्रैल में ईरान और एक परमाणु संयंत्र को उड़ा दिया था। जिस परमाणु संयंत्र का पर हमला किया गया था वो ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्र कहा जाता है, लेकिन इजराइल के जासूसों ने इतनी चालाकी से इसे अंजाम दिया कि इसकी भनक भी वहाँ के सुरक्षा अधिकारी और एजेंसियों को नहीं लगी। एक मीडिया रिपोर्ट्स में इसका खुलासा हुआ है कि मोसाद ने इनकी इतनी चालाकी से काम किया कि किसी को भी उस पर शक नहीं हो सका। इजरायली जासूसों ने इसके लिए ईरान के ही 10 वैज्ञानिकों को मोसाद में भर्ती किया था और उसे भरोसा दिलाया गया था कि हम सब एक गुप्त अभियान चला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय असंतुष्ट समूहों के लिए काम कर रहे हैं। इस मिशन का एक हिस्सा ईरान के नटांज परमाणु संयंत्र को उड़ाना भी था। मोसाद के इस हमले में ईरान का नटांज परमाणु संयंत्र लगभग 90% तक तबाह हो गया था और जिससे उसे परमाणु परियोजना को और पीछे ढकेल दिया। धमाके के बाद परमाणु संयंत्र को करीब 9 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट, चीन से हमले का खतरा, पनडुब्बी निर्माण में मदद के लिए ताइवान के आगे लगी कई देशों की कतार। ड्रैगन की होश चीख निकल गई। पश्चिमी देशों ने अचानक बड़े पैमाने पर ताइवान को पनडुब्बी तकनीकी देने की होड़ लग गई है। बताया जा रहा है कि ऐसा ताइवान पर चीन के हमले की बढ़ती आशंकाओं के कारण हुआ है। ताइवान को हाल ही में पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी उपकरण और इस कार्य में माहिर कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। वेबसाइट एशिया टाइम्स ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट्स में बताया है कि ताइवान बीते 2 दशक से पश्चिमी देशों से अपनी अधिक पनडुब्बियों की मांग कर रहा था, लेकिन अमेरिका सहित किसी देश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जबकि अब पनडुब्बी निर्माण में मदद के लिए विभिन्न देशों की ताइवान के सामने कतार लग गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया कि ताइवान को लड़ाकू पनडुब्बियों के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से अमेरिका से मिली है। अमेरिका ने उसे आधुनिक उपकरण भी दिए हैं। उधर ब्रिटेन की रक्षा कंपनियों ने भी महत्वपूर्ण सहायता मुहैया कराई है। ब्रिटेन के अनुभवी विशेषज्ञ और रिटायर्ड कमांडर या इकताल ताइवान को लेकर इस तरीके की बातें कही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कंगाल हुआ वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास। 4 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, इस्तीफा दे रहे हैं स्टाफ। जी हाँ, दरअसल विदेशों में स्थिति पाकिस्तान के दूतावास कंगाल हो चुके हैं और यहाँ तक यह है कि दूतावास को पैसे देने तक के पैसे जो है वो इमरान खान के पास नहीं है। समझिए, दूतावास में राजनयिकों को पैसे देने तक के भी पैसे नहीं हैं इमरान खान के पास। कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए पैसे नहीं। पैसे की कमी का यह सिलसिला कम से कम 4 महीने से चलता आ रहा है। हालांकि पाकिस्तानी राजदूत की सक्रिय भागीदारी ने मामले को संभाला हुआ है। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज़ ने सूत्रों के जरिए इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तानी दूतावास के स्थानीय रूप से भर्ती किए गए संविदा कर्मचारियों में से कम 5 अगस्त 2021 से अपने मासिक वेतन भुगतान में देरी और गैर भुगतान का सामना करना पड़ रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारत और रशिया के बीच 10 द्विपक्षीय समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। कल आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नए दोस्ती के नए युग की होगी शुरुआत। 2 दिनों के बाद भारत और रशिया यानी कल भारत और रशिया के बीच संबंधों के नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 10 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। इनमें एक समझौता गोपनीय होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक सहयोगी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में 10 अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी के बीच वार्ता के बाद रूस और भारत के बीच अर्थ गोपनीय सहित विभिन्न क्षेत्रों में 10 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। अगली एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, श्रीलंकाई नागरिक की पीट कर हत्या के मामले में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने पाकिस्तान को लगाई जमकर लताड़ फटकार लगाई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम महिंदा राजपक्षे ने घटना की निंदा की है और इमरान खान सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में पीट कर जलाकर हत्या कर दी गई है, यह कहीं न कहीं अपने आप में मानवता को शर्मसार करने वाला है और श्रीलंकाई नागरिक की इस तरीके की घटना कड़ी निंदा हम करते हैं, घोर निंदा। संसद और प्रधानमंत्री दोनों ने ही उम्मीद जताई कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इस घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, बाकी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपनी प्रतिबद्धता जताएंगे, वरना श्रीलंका अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुलाने के बारे में विचार करेगा और संबंध के बारे में भी रिव्यू करेगा। तो इस तरीके से करारी फटकार लगाई है। हालांकि इमरान खान ने भी कहा है कि इस तरीके की घटना निंदनीय है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। एर्दोगान पूरी तरीके से तुर्की को बर्बाद करने पे तुला। लीरा जो वहाँ की मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ रुपया है, वहाँ की लीरा है, पूरी तरीके से धड़ाम हो चुका है। महंगाई चरम पहुँच गई है, क्योंकि भाई तो पाकिस्तान इमरान खान का ही है। दोस्तों आपको बता दें, तुर्की की राष्ट्रीय मुद्रा से इस साल डॉलर के मुकाबले 45% गिरावट दर्ज की गई और इसके बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई खासा फर्क पड़ा है। लीरा तुर्की की नेशनल करेंसी है और इस सप्ताह लीरा डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर नीचे गई है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अब भी अपने पुराने रवैये को बनाए हुए हैं। वो अब भी कम ब्याज दरों के जरिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एर्दोगान को एक ऐसे मॉडल को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं जिनके संदर्भ में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को लेकर आलोचना पहले ही हो चुकी है, और तुर्की के लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं। तुर्की की राष्ट्रीय मुद्रा लीरा में डॉलर के मुकाबले आई इस व्यापक गिरावट का सबसे प्रमुख कारण तुर्की के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दरों की उनकी अपरंपरागत आर्थिक नीति है। हालांकि आपको बता दें, तुर्की में महंगाई चरम पर हो चुकी है और लोग जगह जगह पे भटक रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। व्हाइट हाउस में फूट, कमला हैरिस के करीबियों की छुट्टी, उपराष्ट्रपति पद से भी होने वाली है विदाई। दोस्तों व्हाइट हाउस में दरार बढ़ता जा रहा है और इस बात के पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं, जो कि बाइडेन और कमला हैरिस के बीच खाई काफ़ी बढ़ गई है। अमेरिकन मीडिया ने ऐसे संकेत दे दिए हैं। कमला हैरिस के अधिकार काफ़ी कम कर दिए गए हैं और अब उनकी व्हाइट हाउस में विदाई भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस के मुख्य प्रवक्ता और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले साइमन सैंडर्स की व्हाइट हाउस से छुट्टी कर दी गई है और अब सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस की कुर्सी भी जाने वाली है। दरअसल अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कमला हैरिस को बहुत बड़ा झटका देते हुए उनके मुख्य प्रवक्ता और बेहद करीबी साइमन सैंडर्स की छुट्टी कर दी है और इसी महीने व्हाइट हाउस में उनका काम खत्म हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट है कि साइमन सैंडर्स की जगह जोवानी अर्जेंटा के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकाल में शीर्ष कम्युनिकेशन अधिकारी की भूमिका दी जाने वाली है। एक और अपडेट लेते हैं। यूएई ने फ्रांस से रिकॉर्ड 80 राफेल जेट खरीद का डील विशाल का समझौते से खाड़ी देशों में बिगड़ा शक्ति संतुलन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों खाड़ी देशों में फ्रांस ने विशाल का रक्षा समझौता किया है और संयुक्त अरब अमीरात के साथ 19 अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत यूएई ने फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान और 12 सैन्य हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। फ्रांस और यूएई के बीच राफेल विमान को लेकर हुआ ये दावा ये बड़ा सौदा है और ये सौदा अब उस वक्त किया गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 दिवसीय यूएई के दौरे पर रहे। फ्रांस और यूएई के बीच राफेल जेट की अब तक की सबसे बड़ी विदेशी बिक्री की शुरुआत को सील कर दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति 2 दिवसीय खाड़ी देशों के दौरे पे हैं। यहाँ वो यूएई के साथ साथ कतर और सऊदी अरब का भी दौरा कर रहे हैं। मैक्रो और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा है कि एक अनुबंध एक तरीके की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्थिरता को बनाने में योगदान देता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बांग्लादेश, बंगबंधु शेख मुजीब के खिलाफ हुआ कुछ बोला तो होगी जेल, असहमति को दबाने का आरोप।
बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद की सरकार पर असहमति का दबाव का आरोप गहराता जा रहा है। अब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की अपने पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की भक्ति और मूलभूत मानव अधिकारों के बीच टकराव खड़ा होने के संकेत है। ताज़ा विवाद एक मेजर की गिरफ्तारी से भड़का है। मेजर ने शेख मुजीब के एक भित्ति चित्र को स्थापित करने से इनकार कर दिया था। मेजर ने दलील दी थी कि भित्ति चित्र को लगाना इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में उनके पिता के 1000 से अधिक भित्ति चित्र और स्मारक बनाए गए हैं। अगली एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने भारत को दी मानवीय मदद की मंजूरी। अफगानिस्तान भेजा जाएगा 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और ज़रूरी दवाएं। दोस्तों, पाकिस्तान ने बाघा सीमा के जरिए अफगान ट्रकों द्वारा 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं को मानवीय मदद के तौर पर अफगानिस्तान पहुंचाने की शुक्रवार को भारत को इजाज़त दे दी गई और इसके लिए सहायता पहुंचाने के तौर पर तरीकों को लेकर दोनों देशों में विवाद हो गया था। इस बीच भारत ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने के तौर तरीकों के अंतिम रूप देने की बातचीत हुई। तो यानी एक तरीके से डील क्लियर है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई है जहां पे अमित शाह की निगाहें पंजाब पे अमरिंदर और ढींडसा से गठबंधन पर बातचीत। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कहा है कि भाजपा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की बातचीत कर रहे हैं। HT लीडरशिप समिट 2021 में मुख्य भाषण के बाद एक बातचीत के दौरान शाह ने बात की संभावना से इनकार किया कि ये मुद्दा पंजाब और यूपी के चुनाव से प्रभावित करेगा। शाह ने कहा है कि कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद कोई अन्य मुद्दा रह ही नहीं जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पंजाब एक बार फिर यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पंजाब और यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे। उन्होंने कहा है कि हम कैप्टन साहब यानी अमरिंदर सिंह के साथ साथ ढींडसा साहब पूर्व अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह से बात कर रहे हैं। ये संभव है कि हम दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। हम दोनों पार्टियों से सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। 50 मिनट के भाषण में 5 बार पानी पीकर कांग्रेस को जम के गरियाया पीएम मोदी ने। जी हां, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान में विजय संकल्प महारैली के जरिए भाजपा का चुनावी शंखनाद कर दिया। शनिवार को देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट के संबोधन में 5 बार पानी पीकर डबल इंजन सरकार के फायदे तो गिनाए हैं, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता विकास है। पीएम ने कहा कि जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा, वो देख सकते हैं कि गैस सरकार विकास की गंगा बहा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना स्वीकृति की है। खास बात यह है कि पीएम ने ये बात 3-4 बार दोहराई और पानी पी के कांग्रेस को बताया सबसे बड़ा घोटालेबाज सरकार। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दक्षिण कोरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ा। एक बार फिर रिकॉर्ड संख्या में सामने आए नए केस, मरीजों से भर रहे हैं हॉस्पिटल। भारत समेत 38 से 40 देशों में अब तक ओमिक्रॉन का कहर। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में और कोविड-19 ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 5352 नए मामले आए और 70 लोगों की मौत हो गई। वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 3 नए मामले की पुष्टि हुई गई। कोरियाई भीषण बीमारी नियंत्रण एवं रोकथाम एजेंसी ने शनिवार को बताया कि लगभग 5352 नए मामले सामने आए और इस हफ्ते में तीसरी बार संक्रमण के नए मामले 5000 से ज़्यादा बार आ चुके। 5000 ज़्यादा मामले। तो साउथ अफ्रीका में कोविड-19 तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। एमएसपी को लेकर, जी हां, एमएसपी को लेकर बातचीत। किसान संगठन बोले 5 संसदीय पैनल का हुआ गठन। केंद्र सरकार की पेशकश द्वारा दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों संगठनों से बातचीत का न्योता दिया था, जिसे किसान संगठनों ने स्वीकार किया। किसान संगठनों की ओर से 5 सदस्यीय पैनल अब अन्य मुद्दों पर सरकार के साथ चर्चा करेगा। शनिवार को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस मीटिंग में धरना स्थल से किसानों के हटने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। किसान संगठनों का कहना है कि अब जब तक सरकार किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस नहीं ले लेती, तब तक वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे।
लेकिन किसानों ने 5 नाम तय कर दिए हैं, वो बातचीत के लिए जाएंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व की डिक्शनरी से उर्दू हटाएगी शिवराज सरकार। जी पुलिस की डिक्शनरी से मंत्री बोले नहीं चलेगी मुगल काल के लफ्ज़। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य की पुलिस की डिक्शनरी से उर्दू शब्द हटाने का निर्णय लिया। राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि ऐसे शब्द जो व्यवहार में नहीं हैं उन्हें बदले जाएंगे। पुलिस द्वारा उर्दू फारसी शब्द के बजाय सरल हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस में थे। इसी दौरान एक पुलिस अधीक्षक ने गुमशुदा शब्द के लिए दस्तयाब शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुगलों वाली भाषा ना बोलो, शुद्ध हिंदी बोलो। इस बीच ये इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं और ये बात भी सही बात है। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। मुगल काल गया तो फिर मुगल काल की भाषा क्या क्या करेंगे। फिलहाल बड़ी खबरों में 200